माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आप पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, वो भी देख लेना। बहुत अच्छे पार्ट हैं, बहुतों को पसंद आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि हम अगर एक फिक्स फैक्टर्स, लेट सपोज कैपिटल के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर की बढ़ती हुई यूनिट्स को जब हम लगाते हैं तो उसका एमपी और टीपी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी 3 स्टेज होती है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब क्योंकि ये रिवीजन है तो हम लोग पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना करेंगे कि आपको पूरा का पूरा याद आ जाए कि क्या क्या था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बताता है कि अगर हम पहले फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो एमपी पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, और उनके हिसाब से ये नाम भी दिए गए हैं: इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब जब एमपी में ऐसा चेंज आ रहा होता है तो टीपी कैसा होता है? तो जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ रहा होता है विद द इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी घट रहा होता है तब भी टीपी बढ़ रहा होता है विद डिमिनिशिंग रेट। एंड जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। तो इन 3 स्टेजेस को बोलते हैं हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये बात ध्यान रखना: इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अगेन लॉ ऑफ वेरिएबल क्या बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि अगर हम इनपुट्स में कोई चेंज करते हैं तो आउटपुट में कैसा चेंज आता है। क्लियर? तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अगर आप डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन के आता है। यहाँ से हम लोग टीपी ले लेंगे और यहाँ से हम लोग एमपी ले लेंगे। जहाँ एमपी 0 होगा वहाँ टीपी जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एमपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ते रेट से बढ़ रहा है। एमपी घट रहा है, टीपी बढ़ रहा है घटते रेट से। एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी घटने लग गया। ये टीपी है और ये एमपी है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सीबीएसई का बहुत ज़्यादा चहीता टॉपिक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉस्ट चैप्टर से है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो पहले तो बात आते हैं कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे बिजनेस में कोई भी काम करने में लगता है। अब ये एक्सप्लिसिट होता है और इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब हम कोई सामान खरीदें, कोई रिसोर्स लाएं और उसके लिए जो पैसा है वो किसी आउटसाइडर को पे करें, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लाइक आपने एक बिजनेस लगाया जिसके लिए आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीदते हो, लेबर लेके आते हो, किसी बिल्डिंग का रेंट देते हो, तो इन सबको बोला जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं पर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में लग नहीं रही है, बट हाँ उसके जगह पर कहीं और यूज किया जा रहा है किसी और चीज को। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया कि एक बिजनेस खोला और उसमें मैंने लैंड किराए पे नहीं लिया, मैंने क्या किया अपने ही लैंड को यूज कर लिया। उसमें मैंने मैनेजर नहीं रखा, मैं ही मैनेजमेंट संभालने लगा। उसमें मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कहीं लोन लेके नहीं करी, अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उन सब चीजों की उन्हें कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब मैं लेबर लगा नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, खुद लेबर की तरह काम कर रहा हूं। तो उस केस में जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं किसी रूम को किराए पर नहीं ले रहा हूँ, खुद का रूम उसमें लगा दे रहा हूँ, यूज कर ले रहा हूँ, तो रेंट हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो वो कहलाएगी एक्सप्लिसिट, और अगर मैं किसी को पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो उसे कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि एमसी यू शेप का क्यों होता है? एमसी होता कैसा है? एमसी कुछ ऐसा दिखता है। एमसी यू शेप का क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से जो एमपी होता है वो कुछ ऐसा होता है, एंड प्रोडक्शन जो है
उसका कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। प्रोडक्शन अगर स्पीड से बढ़ रहा होगा कॉस्ट कम लगेगी, प्रोडक्शन कम हो रहा होगा कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो आप देख सकते हो एमपी पहले बढ़ता है फिर रुकता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। वहीं पर एमसी क्या होता है, पहले घटता है फिर रुकता है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से शेप आता है जो उसे कहते हैं हम लोग यू शेप। तो आपका आंसर होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, एमसी और एसी के बीच में रिलेशन। बहुत बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि एमसी और एसी के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा एसी और ये होता है हमारा एमसी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं जो डिवाइड करेगी इन्हें। 4 रिलेशन होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट रिलेशन कि जब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, या मैं इससे बेटर बना देता हूँ लाइन कि हम लोग देखेंगे यहाँ से लेके इस लाइन तक। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे तो एसी डिक्रीज हो रहा है, एसी डिक्रीज हो रहा है। और जब एसी डिक्रीज हो रहा है तो एमसी कैसा है, एमसी उससे छोटा है, एमसी इज लेस देन एसी। क्लियर है? दूसरा इस पॉइंट पर देखते हैं, इस लाइन पर क्या है, एसी बढ़ना और घटना दोनों नहीं कर पा रहा है तो ये कांस्टेंट है। तो यानी कि एसी जब कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, तब देखोगे यहाँ पर दोनों बराबर है, यानी कि इस केस में एम सी इज इक्वल टू ए सी होगा। फिर अगर हम बात करें कि इस लाइन के बाद, तो ए सी बढ़ना शुरू हो गया, इस लाइन के बाद ए सी बढ़ रहा है, और ए सी जब बढ़ रहा है तो एम सी कैसा है, एम सी उससे ऊपर है, एम सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो जब ए सी घट रहा था तब एम सी छोटा था, जब ए सी बढ़ रहा है तो एम सी बड़ा है, और जब ए सी कॉन्स्टेंट है तो दोनों बराबर हो गए। एंड लास्ट MC जो है वो कट कर रहा है किसको, AC को, कहाँ पर, इट्स मिनिमम पॉइंट पर। MC जो है AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट कर रहा है। क्लियर है? ये 4 रिलेशन है और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है AC और MC के बीच में रिलेशन कैसा है। आगे बढ़ते हैं, AR और MR के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो डिपेंड करता है, अगर प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस वेरिएबल है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, AR इज इक्वल टू MR, और प्राइस अगर वेरिएबल है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, AR और MR। ओके, रिलेशन फर्स्ट, AR घटता है तो MR भी घटता है, बट MR फॉल्स फास्टर। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो कि AR घट रहा है, MR भी घट रहा है, बट MR फास्टर रेट से घट रहा है। सेकेंड, AR इज इक्वल टू MR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR और MR दोनों बराबर हैं। थर्ड, कि MR कैन बी जीरो और नेगेटिव। MR जो है वो जीरो भी है और नेगेटिव भी है, बट AR कैन नीदर बी जीरो नॉर बी नेगेटिव। ठीक है, AR जो है ना ही जीरो पे आएगा और ना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि AR होता है TR बाई Q, एंड TR कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होगा तो AR भी जीरो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर 3 रिलेशन आए। पहला, AR जब घटता है तो MR भी घटता है, बट MR फास्टर रेट से घटता है। दूसरा, जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो AR और MR बराबर होते हैं। और तीसरा, जब MR जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट AR ना जीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट को पाई से शो करते हैं। ठीक है, तो जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। इसकी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट, MR इज इक्वल टू MC, एंड सेकेंड, MC मस्ट बी राइजिंग आफ्टर कटिंग MR। ठीक है, अगर हम डायग्राम से देखें
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये हमारा MR होता है और ये हमारा MC होता है। ठीक है, 2 पॉइंट है जहां पर हमारा कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर भी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, MR बराबर MC है, और यहाँ पर भी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। बट जब हम कंडीशन 2 की बात करते हैं कि MC राइज होना चाहिए, तो यहाँ MC फॉल हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन फेल हो जा रही है। बट यहाँ पर MC राइज हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि अगर मैं 2 पॉइंट के 2 नाम दे दूं, इसको A पॉइंट दूं और इसको B पॉइंट दूं, तो हमारे A पॉइंट पर कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, बट 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ पर नहीं हो सकता है। वहीं B पॉइंट की बात देखें तो वहाँ कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो रही है और 2 भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जो है वहां पर होगा। कहाँ पर? तो पॉइंट B पर। क्यों? क्योंकि MR बराबर MC भी है और MC वहां पर बढ़ भी रहा है। ओके, रिपीट करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, कंडीशन 2 है, MR बराबर MC और MC बढ़ता होना चाहिए। A पॉइंट पे हो नहीं सकता क्योंकि MC घट रहा है, B पे होगा, वहां पर MC बढ़ रहा है और MR बराबर MC भी है। ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं और अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग, जो है हमारा पार्ट 4, और ये लास्ट पार्ट होगा हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए और रिवाइज करते रहिए, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।